और चलिए इसी के साथ एक बार फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे पहले तो हमारे कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शिशिर अवस्थी से कि आप मंच पर आए, और साथ साथ में मुरादाबाद के कमिश्नर मिस्टर आनंद जी हमारे साथ में मौजूद है। सर आप भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें ताकि सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाया जा सके। और इस बीच तालियां जोरदार। पहले तो आप सभी का आभार, आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप सभी बड़े लंबे समय से बैठे हैं और ये मेरा पहला सेशन है, आप पहली बार मुझे सुनेंगे। क्योंकि मेरी जिज्ञासा थी कि एक प्रशासनिक अधिकारी के सामने प्रशासनिक अधिकारियों के सही मायने क्या होते हैं उसके बारे में जानने की। मैं बात कर रहा हूं आपके मंडलायुक्त मुरादाबाद, कमिश्नर साहब आपके बैठे हुए हैं। जब जिक्र आता है, आपका जब नाम आता है, तो एक बात का बहुत जरूरी जिक्र आता है। शुरुआत हम मुरादाबाद विकास की भी करेंगे, किस दिशा में मुरादाबाद जा रहा है, मुरादाबाद मंडल में किस दिशा में विकास हो रहा है। जब आपके नाम का जिक्र होता है तो रामपुर का जिक्र जरूर होता है, जहां के आप कलेक्टर थे, और रामपुर का जिक्र होता है तो आजम खां का जिक्र होता है, और आजम खां का जिक्र होता है तो उनका किला ढहाने वाले अफसरों में जब गिनती आती है उसमें आपका नाम सबसे पहली लिस्ट में आता है, पहले नंबर पर आता है। तो मैं कुछ सुनना चाहूंगा कि जब आप कलेक्टर मुरादाबाद रामपुर में थे उस दौरान क्या कुछ घटनाएं हुई। क्योंकि एक तरीके से अगर कहा जाए कि रामपुर एक किले की तरह था, और उसको भेदने का जो आपने काम किया वो क्या घटनाक्रम था, और कैसे कितने सारे दबाव थे आप पर प्रशासन, क्योंकि आप प्रशासनिक अफसर हैं, आपके ऊपर भी अफसर होते हैं, वहां से भी दबाव आता है। फिर आप रामपुर के अंदर एक माकूल व्यवस्था, एक किला कहिए, उसको भेदने में किस तरीके से क्या क्या पूरा घटनाक्रम मैं थोड़ा सा सुनना चाहूंगा संक्षिप्त में आपसे, प्लीज। देखिए, ये जो आपने कहा, ये किला तो तब होता है जब दो की आमने सामने की लड़ाई हो और आपने किसी को टारगेट किया हो कि उस किले को भेदना है तो आप भेदते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। एक अधिकारी के लिए काम करना चैलेंज होता है, और ख़ास तौर से जब आप एनफोर्समेंट कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को करेक्ट करना थोड़ा सा एक अलग पैटर्न होता है उसको। और वो जब किसी बड़े नेता के साथ जुड़ जाए या नामचीन हस्ती के साथ जुड़ जाए तो उसकी चर्चाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो चैलेंज तो होता है। और ख़ास तौर से जब व्यक्ति राजनीति से संबंधित हो तो हर चीज़ का राजनीतिकरण होगा, उसकी बातें होंगी, तो हमारे लिए दबाव होता है। लेकिन वो दबाव हमारे लिए बड़ा एक बेहतर स्थिति को भी देता है कि हमसे गलतियां कम होती हैं, हम बहुत सोच समझ के कदम रखते हैं। वैसे शायद हम किसी सामान्य घटनाक्रम होता तो मैं किसी अधिकारी को जिम्मेदारी देकर निश्चिंत हो जाता, लेकिन जब आप इस तरीके के चुनौती में सामना कर रहे होते तो आप एक एक चीज़ को, एक एक पहलू को देख के काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कल को सवाल होंगे, कल आप भी सवालों के दायरे में आएंगे। एक तरफ बोलने की पूरी आज़ादी है, आपको पूरी आज़ादी नहीं है, क्योंकि आपको एक दायरे में रहना है। तो रामपुर का कार्यकाल मेरा बेहतर था, डेवलपमेंट के भी काम बहुत सारे किए, और निश्चित रूप से वो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं लोग उसकी ज़्यादा चर्चा करते हैं। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि हमारे लिए सामान्य है कि अगर आपको एक लाइन क्लियर है, प्रशासनिक स्वतंत्रता है, और शासन ने आपको सही करने के लिए एक मैंडेट दे रखा है, तो बड़ा आसान होता है कि आपके लिए कोई भी काम करे। फिर कोई भी चुनौती उतनी बड़ी नहीं लगती जब आप कानूनी दायरे के अंदर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हमारे लिए रामपुर एक महत्वपूर्ण मेरे लिए पड़ाव था, और वो सिर्फ इस मायने में नहीं, रामपुर में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें हुई। आप देखेंगे जब मैं यहाँ पे कमिश्नर बन के आया तब वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन रामपुर में कोरोना के दौर में हमने जो कार्य किए, लोगों से जो जुड़ाव हुआ, निचले तबके के एक एक व्यक्ति से जो जुड़ाव हुआ, वो ऐसा दौर था जो बड़ी मुश्किलों का था, लेकिन रामपुर के लोगों से जितना मुझे सहयोग मिला अभूतपूर्व था। और मैं अभी कुछ दिन पहले भी रामपुर गया था, तो मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि
हमने रामपुर में कभी किसी को निराश्रित नहीं छोड़ा। जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, न किसी को भूखा छोड़ा, न निराश्रित छोड़ा, न किसी भी उनकी ज़रूरत पर उनको अकेले छोड़ा। वो चाहे दवा की ज़रूरत हो, चाहे उनको इलाज की ज़रूरत हो, मुश्किलें थीं, हॉस्पिटल सामान्य तौर पे काम नहीं कर रहे थे, फिर भी न तो हमने कैंसर के किसी पेशेंट को लाइलाज जाने दिया, न किसी का ऑपरेशन रुकने दिया, न किसी की डिलीवरी रुकने दी। हर तरीके से हमने पूरी कोशिश की। और उसके बाद एक दौर आया जब अकेले रामपुर में एनआरसी का विरोध हुआ था, पूरे प्रदेश में एक साथ हुआ था और रामपुर में अकेले हुआ था, और बड़ी मुश्किल घड़ी थी वो, क्योंकि सारा फोकस रामपुर पे था और उसको भी लोगों की मदद से हमने संभाल लिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी क्रेडिबिलिटी प्रशासन की जाती है, लोग अगर आपका साथ दे रहे होते तो आपके लिए आसान हो जाता है। ये सारी जो कोशिश है ना, वो ट्रस्ट की है, भरोसे की है। लोगों का भरोसा अगर आपके ऊपर हो तो बात बहुत आसान हो जाती है। मैं इस मामले में सौभाग्यशाली रहा हूँ कि लोगों का भरोसा मुझे मिलता रहा, लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहा, और जहाँ पे भी मैं रहा हूँ ये बहुत बड़ी ताकत के रूप में रहा है। क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए, जो आपने कहा कि सभी समान होते हैं, हम किसी पार्टी, किसी विशेष व्यक्ति को नहीं देखते, हम देखते हैं जहां गलतियां हैं उन्हें सुधारा जाए। लेकिन कोई क्योंकि आपके सामने ये आया भी रामपुर में जब आप कलेक्टर थे उस दौरान, और आज भी कई पार्टियों की तरफ से ये कहा जाता है कि आप विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपको हटाया जाए या आप माकूल अफसर नहीं हैं उनके लिए। शायद ये व्यक्तिगत जब कोई ले लेता है किसी अफसर को, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होता है उस दौरान। देखिए, ये मामला बड़ा आसान है कि आप का मैंडेट होता है पब्लिक के लिए काम करना, और एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत जब आप काम कर रहे होते हो तो जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें जो आपके उच्च अधिकारी है, जो आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसका विश्वास आपके अंदर होना, अगर ये दोनों हैं तो फिर कोई समस्या नहीं रह जाती कि कोई आपको किस तरीके से टारगेट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ट्रांसपेरेंसी आप रख रहे हैं कि नहीं, और अगर मैं अपने कार्य पद्धति में ट्रांसपेरेंट हूँ तो मुझे कोई समस्या नहीं है और कोई जिद भी नहीं है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि प्रशासनिक जो मशीनरी है, जो हमारे उच्चाधिकारी हैं और जो हमारे कंट्रोलिंग बॉडी है, जो हमारी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है, उसका भरोसा मेरे पे है। जब तक उसका भरोसा है मैं यहाँ पे हूँ। पब्लिक जब तक उसका ट्रस्ट मेरे ऊपर है मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो कहीं और सर्व कर रहा हूँगा। सवाल ये नहीं कि कौन किसको आपको व्यक्तिगत रूप से लेके विरोध करता है कि नहीं। हम तो विभिन्न सरकारों में काम करते हैं और जब जिस सरकार का हिस्सा होते हैं, जैसे काम करते हैं, फिर वो दूसरे के टारगेट पे आते रहते हैं। हमारा तो काम है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी एक फेसलेस एंटिटी है। हम आगे नहीं चलते, हम अपना चेहरा नहीं दिखाते, हम तो अपने लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार के पीछे पीछे चलते हैं। हम उनके जो वो रास्ता बनाते हैं उसको किस सुगमता के साथ हमें बेहतर करना है, उस पर किस तरीके से लिंक करनी है, उसका काम हम करते हैं। तो चेहरा तो उनका ही दिखते रहना चाहिए। और लेकिन जब हम आप काम करते हैं जो दिखने लगता है तो निश्चित रूप से दूसरे टारगेट पे आप आते हैं। लोकतांत्रिक हमारा देश है, इसमें ये सब चीज़ें आम है, हम सब इसके आदती हैं। कोई सोशल मीडिया का दौर है, किस्से कहानियों का दौर है, लोग सुनना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं। एक व्यवस्था हुआ करती थी पहले, बहुत सी बातें हम, क्योंकि एक अधिकारी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आप एज ए कलेक्टर रामपुर रहे, मंडला आयुक्त आप मुरादाबाद हैं, तो कोई ऐसा किस्सा रामपुर का जिसमें बहुत चैलेंज आया हो जो आप शेयर करना चाहें इस मंच के माध्यम से? रामपुर में तो जब दोनों ही देखिए, मैंने आपको अभी बताया एनआरसी का के लिए लोग आंदोलित थे और वो मुद्दा बना हुआ था, और उसके बाद कोरोना का, ये दोनों ही मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थे। क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए कि जब आप 1 लाख से ज़्यादा की क्राउड से घिरे हों, एग्रेसिव क्राउड, और एक आपसे 500 मीटर दूरी पर पत्थर चल रहे हों, आंसू गैस के गोले हों, आप थोड़े से मुट्ठी भर लोगों के साथ 1 लाख से ज़्यादा की क्राउड का सामना कर रहे हों और वहाँ पे खड़े हों। सबसे आगे मैं था, मेरे हाथ में डंडा था, और जब कोई बढ़ता था आगे तो मैं कहता था आगे बढ़े तो पीटूंगा, और वो पीछे चला जाता था। सारे लोग मेरे पीछे थे। मैंने फिर रणनीति बनाई कि चूँकि ये मौलाना लोगों के द्वारा कॉल किया हुआ था, मैंने उनको संपर्क किया और मैंने कहा कि आप लोग मेरे साथ आएँ, रोकें,
क्योंकि मैंने उनको चेतावनी दी थी कि ये ख़राब हो सकता है माहौल। उस समय उनको समझ में नहीं आया, लेकिन जब वाकई माहौल ख़राब होने लगा तो उनको भी चिंता हुई। सारे लोग आए, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे थे और हम उसको भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। चुनौती ये थी कि लगातार अफवाह फैलती जा रही थी। 7 लोग मर गए पुलिस की गोली से, 8 लोग मर गए, 10 लोग मर गए, कोई न कोई बीच में बोल रहा था। और जब भीड़ सुनती थी तो एग्रेसिव होती थी। मैं उसको जाके समझाता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक बार की ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा रेला टूट पड़ा और उस रास्ते की तरफ जाने लगा जिधर ये पत्थर चल रहे थे और उधर फोर्स भी थी। और मेरी चिंता ये थी कि अगर ये क्राउड चली गई उधर तो निश्चित रूप से पैनिक होकर उधर से फायरिंग खोल देंगे। अगर फायरिंग खोल दिया तो बहुत जाने जा सकती हैं। अचानक से मैं कूदा और मैंने डंडा लेकर लोगों को रोकना चाहा। करीब 50-100 मीटर की दूरी तक मुझको धकेलते हुए लेके गए। मेरे साथ मेरा अर्दली उसने खींच लिया मुझको कि सर आप कुचल देंगे। एक बार की तो मैं भी पीछे हटा, लेकिन फिर दोबारा कूदा। और मुझे लग रहा था कि अगर आज मैं रोकने में कामयाब नहीं हुआ तो बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ी होने जा रही है। संयोग ऐसा पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद जब मैं दोबारा कूदा, 1-2-3 मौलाना भी हमारे साथ थे, वो भी चिल्ला रहे थे। और फिर वहाँ सारे लड़कों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और रोकने के लिए एक चेन बनाई और लोग रुक गए, अचानक से रुक गए। और फिर मैं लोगों को समझाने में कामयाब हुआ। ये एक चुनौती थी कि दूसरी चुनौती थी कोरोना, जिसमें सब अलग थलग हो गया था। बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि अपने ही लोगों को समझाना कि देखो ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। अब होता क्या था कि लोग अपने घरों में बंद है, खिड़की से अगर झांकना शुरू कर रहे हैं तो चल पीछे। जनरली होता है ना कि हमने एक कह दिया कि भाई कोई बाहर नहीं आएगा, तो समझाना भी एक बड़ी दिक्कत का काम था अपने लोगों को, पुलिस के लोगों को भी, कि देखो ये कर्फ्यू नहीं है, ये हम लोगों को बीमारी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने सबको दरवाजे के पीछे ठूंस दिया है और अगर हम उनको हवा भी नहीं देंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो एक चुनौती ये थी कि अपने ही लोगों को समझाना कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरे तरीके से हमें हैंडल करना है, सिंपैथेटिकली हैंडल करना है। दूसरा, लोगों को समझाना कि आप अगर बाहर आएंगे और आप सोचिए कि जो लोग रात को भी चलने की आदती हों, मार्केट में सब कुछ बंद है, फिर बहुत सारे तरीके की चैलेंजेस उसमें आते थे। कुछ लोगों को लगता था पता नहीं जो ये कह रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, तो उसको टेस्ट करते थे। टेस्ट करने में हमारी और भी शामत आ जाती थी कि एक साथ हमारे पास अगर दिन भर में 200 कॉल आनी चाहिए थी तो उसकी जगह 500 कॉल आती थी। कई लोग तो ये कहते थे कि हम टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। उसी दौरान ऐसे सेंसिटिव इश्यूज जो मेरे साथ काम करने वाले अधिकारियों ने मुझे बताया, मसलन आप एक इशू ले लीजिए, एक लंबी अवधि तक चला लॉकडाउन का दौर, उसमें महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड। अब सोचिए कि अगर किसी को पीरियड शुरू हो गए तो उस समय सारी चीज़ें बंद हैं, महिला कोई अपने खुद से लेने जाती नहीं, तो उसको सैनिटरी पैड कैसे पहुंचेगा। हमने 5 लाख सैनिटरी पैड प्रोक्योर कराया, फिर घर घर बंटवाया। फिर उसके बाद एक दूसरा भी चैलेंज था। कुछ लोगों की जैसे हम ये मानते हैं, हमने अपनी टीम को भेजा कि जाओ देखो कोई ज़रूरतमंद है तो उसको अनाज दो। अब एक आम धारणा ये होती है कि किसी का घर टूटा फूटा है तो वो तो ज़रूरतमंद होगा, अगर किसी का घर बढ़िया बना हुआ है तो वो ज़रूरतमंद नहीं होगा। हमने एक सर्वे किया तो हमने पाया कि करीब 300-400 घर ऐसे हैं जिनके घर तो ठीक ठाक है पर घर में राशन नहीं है और वो अपने से आके लेंगे भी नहीं। तो हम राशन पैक करवाते थे, उनके घर पे छोड़ के चले आते थे। एनजीओज को नहीं लगाते थे, वहाँ अपने अधिकारियों को लगाते थे, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि अगर कोई एनजीओ को आप लगाएंगे तो वो फोटो खींचेगा तो अखबार में हमारा चेहरा आएगा। वो कोरोना का दौर बहुत ही चैलेंजिंग था। कई बार ऐसा होता था कि हॉस्पिटल को हमने L2 या L1 डिक्लेयर किया हुआ, वहाँ डिलीवरी नहीं हो सकती और डिलीवरी तुरंत होनी ज़रूरी है, उसके लिए तुरंत अल्टरनेट अरेंजमेंट करना। लेकिन जब पूरी मशीनरी साथ हो और एक तगड़ा प्रशासनिक जो शासन का नेतृत्व आपके साथ हो तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। हमने रास्ते निकाले, बहुत सारे रास्ते निकाले और आज वो रास्ते हमारे काम आ रहे हैं। उसी समय हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोरोना रिलीफ फंड एस्टेब्लिश किया, उसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया कोरोना के टाइम में। और फिर मैंने एक दिन देखा कि कुछ बच्चे बलून बेच रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्यों बेच रहे हो, तो कहा कि फादर जो अर्निंग करते थे वो बीमार हैं, वो अपनी सब्जी की दुकान नहीं लगा सकते, माँ घर में बर्तन मांज के इतना नहीं कर पाती कि फादर का इलाज हो सके। तो करीब 10-15 बच्चे थे। वहाँ से फिर दिमाग में आया कि हम
बच्चों के लिए ख़ास तौर से उनके हर तरीके की चीज़ों की देखभाल के लिए एक फ़ंड डेवलप करें। हमने उसी समय चाइल्ड केयर फंड डेवलप किया और जो अभी मंडल लेवल पर भी काम कर रहा है, और बड़ा संतोष है पिछले साल ही हमने 1.5 करोड़ रुपए जो कि लोगों से आए थे, क्या बात, उससे बच्चों का इलाज करवाया। और आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो आयुष्मान कार्ड धारक नहीं है वो भी आकस्मिकता की स्थिति में अगर हमसे संपर्क में आ गया तो लाइलाज नहीं जाएगा। क्या बात, क्या बात। अच्छा, सवाल जवाब का सिलसिला क्योंकि लगातार जारी है, मैं सबसे पहले तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करना चाहूंगी। हमारे बीच में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी हमारे साथ पैनल में जुड़े, लेकिन उससे पहले फेलिसिटेशन को भी हम करेंगे। और इसी के साथ में सवालों का सिलसिला क्योंकि लगातार जारी है और कमिश्नर सर लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मेरा सवाल आपसे रहेगा, पैनल में आपसे भी डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आप जब मुरादाबाद आए और सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, खासकर महिला सुरक्षा की, इसी कड़ी में और भी सवाल है मेरे, क्योंकि कितनी तस्वीर बदली हुई नजर आती है आपको आपके यहां पर आने के बाद में? देखिए, बात मेरी नहीं है, शासन के मंशा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश, देखिए मिशन शक्ति शुरू किया गया था और मिशन शक्ति एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव से तीसरे पड़ाव तक अपनी जैसे जैसे मंजिल क्रॉस कर रहा है, एक एक मंजिल पर हम वही मजबूती के साथ फील्ड पर दिखाई दे रहे हैं। अब वो पड़ाव आते आते अब सेफ सिटी की तरफ आ गया है और अब आप देखेंगे मुरादाबाद में हमने करीब 2-3 हज़ार से ज़्यादा कैमरे लगाए, जो उसके अतिरिक्त है 400-500 कैमरों के जो हमारे स्मार्ट सिटी के अंदर लगे हैं। पूरे शहर को कोशिश ये है, और सिर्फ शहर को क्यों, हम नगर पालिका और नगर पंचायत के स्तर पर भी जा रहे हैं कि कैमरे की जद में रहे, ताकि अगर महिलाओं के साथ और खासतौर से स्कूल कॉलेजेस सेफ्टी सिक्योरिटी की आप बात करते हैं तो यहाँ तक भी आता है। हम उस लेवल तक जा रहे हैं कि हमारी बच्चियों को कोई ऐसी ज़रूरत न हो जिसके लिए उनको कभी असहज स्थिति का सामना करना पड़े। सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन से लेके इंसिनरेटर तक सब कुछ इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो जो मिशन शक्ति है वो अब एक आंदोलन बन गई है महिला सुरक्षा के लिए, और उस पर बड़ी गंभीरता से काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि हम एक एक स्टेप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और उनकी तरफ से चैलेंज हमारे पास आ भी रहा है, क्योंकि उन्हीं का निर्देश होता है कि अब इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है और हमारी पूरी मशीनरी उसमें लग जाती है, तो बहुत कुछ बदलाव आया है। मैं पिछले 5 सालों में ही कह सकता हूं कि हम एकदम स्टीप अप हुए हैं और लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग हुई है। क्या बात। एक बहुत अहम सवाल आता है, क्योंकि विकास आप लगातार यहाँ का जितना डेवलपमेंट अभी, क्योंकि जैसे ही आप अंदर घुसते हैं मंच पे आसीन आदमी आपकी तारीफ में शब्द कहता है, तारीफ नहीं होती है, ये होता है लगाव। एक अफसर के प्रति इतना लगाव मैंने पहली बार देखा। एक बार जोरदार तालियां। विकास हो रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मुरादाबाद के लिए? देखिए, विकास में सबसे बड़ा चैलेंज तो यह आता है कि उसका एक ट्रांजिशन फेज होता है। एकाएक आप विकास को, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज़ कहा बनाने को और तुरंत धरातल पे आ जाएगा। एक आप परिकल्पना करते हैं, उस परिकल्पना को जब धरातल पे ले आते हैं तो उसमें आपको लगता है कि जो आपने जो कॉन्सेप्ट बनाया था उसमें थोड़ी सी व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, फिर उसको आप एडजस्ट करते हैं। फिर जब आप धरातल पे काम करना शुरू करते हैं तो दूसरी चुनौतियाँ आती हैं। धीरे धीरे अब क्या होता है कि हम एक टाइम फ्रेम बना के काम करते हैं और उस टाइम फ्रेम में चीज़ें नहीं हो पाती। विकास की अगर आप बात करेंगे तो आपको मैं पूरे मंडल की मोटी मोटी तस्वीर भी दूंगा तो भी आपको लगेगा कि पिछले केवल 3 से 4 सालों के अंदर जो यहाँ पे विकास की रूपरेखा, चाहे आप जिस संदर्भ में ले लें, मेरे लिए विकास वो है जो आखिरी व्यक्ति तक पहुँचता है। तो वो सिर्फ बिल्डिंग नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक चमचमाती हुई मार्केट नहीं हो सकती, वो जो निचले लेवल तक लोगों को रिलीफ दे वो होती है। आयुष्मान कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक हर एक चीज़ अब एक ऑनलाइन होता जा रहा है। कम से कम इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्रधानमंत्री आवास हो या कोई भी स्कीम हो, जो पात्र है उस तक तो पहुंचा है। हो सकता है कि हम बहुत सारे पात्रों तक नहीं पहुंच पाए हो, अभी और जाना बाकी हो, लेकिन इतना तय है कि कोई पात्र ऐसा नहीं है जिस तक हमने पहुंच बना न ली हो सकता है उनके पास आने में थोड़ी देरी हो। आज की डेट में कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं आपने गड़बड़ी की, क्योंकि ऑनलाइन अब सारी चीजें हैं। उसमें बीच में शिकायतें आती रहती कि किसी ने पैसे लेके लिए, किसी से कुछ कर लिए, वो सारी शिकायतों का हम निस्तारण करते रहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कोई अब ये नहीं कह सकता कि नहीं एकदम अपात्र था और उसको आपने दे दिया। पहली बात।
तो ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा है और वो सारी चीज़ें ऊपर से आ रही हैं। अब सब कुछ एकदम पोर्टल के माध्यम से हो रही हैं। लेकिन अगर आप मोटा मोटी गिनने को हों तो बिजनौर में मेडिकल कॉलेज, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी आधारशिला रखी, जो अब तैयार होने के चरण में है, जनवरी में तैयार हो जाएगा। रामपुर में सद्भावना मंडप, जो यूनिटी मॉल के तौर पे डेवलप होगा और शायद देश के पहले यूनिटी मॉल्स में से एक होगा, उस संकल्पना के साथ काम किया जा रहा है। मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी की घोषणा हो ही चुकी है। अमरोहा में मैंगो पैक हाउस हो चुका है। और संभल जो कि शैशवावस्था में अभी है, जिसमें ऑफिस का कार्यालय तक नहीं था, अब उसके लिए ज़मीन भी हो गई और अब उस पर निर्माण का कार्य पुलिस लाइन से लेकर हर एक चीज़ अब डेवलप हो रही है। विकास का जो पेस है वो हमारा किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर अगर जो हमारी लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार है उसके नुमाइंदगी के तौर पर संख्या कम है, लेकिन सरकार का जो जोर है वो एकदम बराबर है। अनपैरेलल्ड तरीके से विकास हो रहा है। एक भी जितनी भी सड़कें हैं सब पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है और जो सड़क अभी नहीं बनी है वो भी अपने पाइपलाइन में है। तो विकास की अगर संकल्पना में आप देखें तो हमारा मंडल, मैं कंपेयर कर सकता हूं किसी भी दूसरे मंडल से जहां की लोग चर्चा करते हैं कि हम हर एक तरीके से किसी से भी पेस में कम नहीं है। जितनी हमारी नीड है, जितनी हमारी आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम बहुत तेजी से चल रहे हैं। और पूरे प्रदेश में 2 मछली मंडी आई, जिसमें दूसरी मुरादाबाद में है, उसके लिए जमीन भी हमने दे दी। हम पहले हैं जिसने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब बनाने की तरफ कदम रखा है। तो अगर देखें तो किसान से लेकर और व्यापारी तक, व्यवसायी तक, हर एक तरीके से हम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और जब ये नया एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा तो शायद हमारे लिए वो एक नई उड़ान होगी। लगातार चर्चा जारी रहेगी। इस बीच हमारे बीच मुरादाबाद के कलेक्टर साहब मानवेंद्र जी भी मौजूद हैं, उनका स्वागत है। और क्योंकि सवाल आपने क्योंकि आपके पास पूरा मंडल है और एक समुदाय विशेष की संख्या जो है वो सर्वाधिक है इस पूरे मंडल के अंदर, उनकी अपनी समस्याएं हैं। घनत्व ज़्यादा है, गंदगी की समस्या हो सकती है, या घनत्व के वजह से बीमारियों की समस्याएं हो सकती हैं। तो उन विशेष समुदाय के लिए कुछ अलग तरीके से काम शुरुआत की गई हो यहाँ? देखिए, जब आप किसी खास को टारगेट करके काम करते हैं, समस्या वहीं से शुरू हो जाती है। ये एक बराबर का एक स्केल पे हम काम करते हैं कि कौन नीडी है। ये समुदाय की बात नहीं होती, ये नीडी की बात होती कि कौन नीडी है, नीडी तक पहुंच रहा है कि नहीं। और हम कहीं नीडी में भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं। आप, मेरे पास आंकड़े हैं, जब आप कहेंगे मैं आपको दिखा दूंगा कि जो लाभ है सारी योजनाओं का एकदम बराबर से प्रोपोर्शनेट तरीके से जा रहा है। और वो संख्या मेरे पास संयोग से बाकी सबके पास होगी ना। मैंने मंडल का पूरा हेड काउंट किया हुआ है, फैमिली काउंट किया हुआ है। ये हमारे ही मंडल में हमने सर्वे करवाया था। सर्वे का उद्देश्य था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ था कि हम हर जनपद की, हर गांव तक की जीडीपी को कैलकुलेट कर लें। तो हमने एक सर्वे कराया। उस सर्वे में एक एक परिवार के पास क्या है वो सारे आंकड़े हमारे पास है। और जब उन आंकड़ों को आपके सामने रख दूंगा तो आप देखेंगे प्रोपोर्शन में सबके पास बराबर से वो विकास की चीजें पहुंच रही हैं। अब जहां तक रही बात की गंदगी या बीमारी की, वो हमारी रहन सहन से संबंधित है। देखिए, दोनों को जब मिक्स करेंगे तो समस्या हो जाती है। एक काम सरकार का है, एक काम समाज का है। हर एक चीज सरकार पे हम नहीं थोप सकते। हमारी समस्या क्या है कि हम हर एक चीज को सरकार पे थोपते हैं। जैसे छुट्टा पशुओं की समस्या, छुट्टा पशुओं की समस्या का समाधान हमारे मंडल में कम से कम हमने कर लिया, पर यह सामाजिक समस्या है। पूरी तरह से आप सरकार पे नहीं थोप सकते कि हम जी अपने जानवर छोड़ेंगे, आप मैनेज करो। तो क्या है, एक लेवल होता है, आप छोड़ते 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 कितने लेवल तक हम मैनेज करेंगे। समाज को भी कुछ उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। इसी तरीके से हम जब मानव हैं, मानव मात्र में जब हम किसी जगह बसावट करते हैं, हमारी रहन सहन, हमारी जो जीवन शैली है, उसको हमें भी व्यवस्थित करना पड़ेगा। केवल सरकार सब कुछ नहीं कर देगी। लेकिन हम दोनों मोर्चों पर काम कर रहे हैं। अवेयरनेस के लेवल पर भी काम कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच जाएं। मुझे पता है, देखिए, जैसे आपने अगर बीमारी की बात की, ट्यूबरकुलोसिस एक प्रिवेलिंग यहाँ पर है। एक जो संतोष की बात यह है कि जितनी सारी समस्याएं वो उस पर हमारी पकड़ है। हम लगातार ऐसे जो कामगार वर्ग है जिसके अंदर
जिन फैमिलीज में ज़्यादा ये समस्या है उनको हम चिन्हित कर रहे हैं, धीरे धीरे उनसे इस समस्या से उनको बाहर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें जो कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स हैं उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं, पर वो एनफोर्समेंट का इशू आ जाता है कि जैसे लोग कूड़ा जलाएंगे, हम रोकने की कोशिश करते हैं तो लोग छुप के जलाते हैं। अब क्या है, उससे ट्यूबरकुलोसिस तो होगी, उससे बीमारी तो होगी। अब ये कहते हैं कि ये लोगों की आजीविका से संबंधित है, पर ये इसमें चॉइस है अब लोगों के पास। अब इतनी सारी चीजें सरकार की स्कीम में हैं, लोग बात करते हैं कि रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे या बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। आप बेरोजगारी की दर को जनसंख्या की बढ़ती दर से ही तो कंपेयर करेंगे। जब आप जनसंख्या की बढ़ती दर से बेरोजगारी की दर को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि रोजगार के अवसर आज ज्यादा है। लेकिन अगर रोजगार को आप सरकार के द्वारा मुहैया की गई सेवाओं से जोड़ेंगे तो वो कम होगी, क्योंकि रोजगार प्राइवेट फील्ड ज्यादा देता है, उसमें आपके अवसर बराबर के बढ़ने के हैं कि नहीं, आपको अपना रोजगार करने का अवसर मिल रहा है कि नहीं। हर एक तरीके की बैंक की स्कीमों से हम लोगों को जोड़ रहे हैं और जहां पे बैंक से कोताही हो रही वहां पे हम दखल भी दे रहे हैं। इसके साथ ही सब्सिडाइज्ड रेट पर सरकार की तरफ से बहुत सारे लोन भी लोगों को दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लोगों के लिए एक वरदान के तौर पे आई है। आप रामपुर में जाकर देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि गलियारा बना है जो एक एग्जाम्पल के तौर पे है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने मंडल में ऐसे बहुत सारे गलियारे डेवलप करेंगे जहां शॉपकीपर एक पूरे सम्मान के साथ और एक बहुत अच्छी व्यवस्था के अंदर अपने सामान को बेच सकेगा। रोजगार का अवसर कम नहीं है, बेरोजगारों की संख्या हो सकती है। दो तरीके की चीज है, एक तो मेरी चॉइस है कि मुझे जो जॉब चाहिए वो मिलेगी, नहीं तो मैं बेरोजगार रहूंगा, तब तो बेरोजगारी रहेगी। दूसरी प्रच्छन्न बेरोजगारी है कि मैं काम दूसरे कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, पर मैं वो नहीं करूंगा, मैं आराम वाली चीज चुनूंगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपनी आरामदेह वाली चीज चुनेंगे तो आपको आपके सैलरी या आपके जो रिम्यूनरेशंस हैं वो भी कम आएंगे। बेरोजगारी हमेशा रही और रहेगी, क्योंकि हम वो जनसंख्या के प्रोपोर्शन में जाती है। एक गैप हमेशा बना रहेगा, वो स्ट्रगल बने भी रहना चाहिए। जब तक वो स्ट्रगल बने नहीं रहेगा तब तक अर्थव्यवस्था अपने एक सामान्य चाल से नहीं चल पाएगी। लेकिन इतना जरूर है, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, हर एक के आंकड़े हमारे पास हैं और सरकार के द्वारा की गई चीजें भी हमारे पास हैं। मैं बड़ी जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, उनके थ्रू आपको सिद्ध कर सकता हूं कि सरकार ने लोगों के लिए जो भी स्कीमें दी हैं, योजनाएं दी हैं और जो भी सुविधाएं मुहैया करी हैं पर्याप्त हैं। लोगों को बस उन सुविधाओं का लाभ लेना आना चाहिए। और दूसरी, सामाजिक समस्याओं को थोपना थोड़ा सरकार पे बंद करना चाहिए। जब हम समाज अपनी समस्याएं खुद सुलझाने लगेगा, ये सारी चीजें अपने आप सॉल्व होने लगेंगी। क्या बात है। अच्छा, इस बीच कार्यक्रम लगातार जारी है क्योंकि मिस्टर कपिल देव अग्रवाल जी भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों से भी कि आप भी अपने स्थान से खड़े हों और मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आएं और कपिल देव अग्रवाल जी का स्वागत किया जाए और जोरदार तालियों के साथ में यहाँ पर स्वागत किया जाए। वेलकम सर। और इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आपका स्वागत करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी फेलिसिटेशन के लिए डॉक्टर सीपी सिंह जिज्ञासा हॉस्पिटल, आप भी मंच पर आएं और मैं चाहूंगी हमारे साथ में कमिश्नर जी भी मौजूद हैं और साथ में मंत्री जी भी मौजूद हैं फेलिसिटेशन के लिए। डॉक्टर सीपी सिंह जी जिज्ञासा हॉस्पिटल से आप कृपया करके मंच पर आएं। डीएम मुरादाबाद मिस्टर मनविंदर सिंह जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी कृपया करके मंच पर आएं और जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत यहां पर किया जाए। इस बीच सलाउद्दीन मंसूरी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी फेलिसिटेशन के लिए। आबिद हुसैन जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सम्मानित करने के लिए। और इस बीच मिस्टर राजेश रस्तोगी जी, आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगी कि आप भी मंच पर आएं।
आप सभी का योगदान सराहनीय है। और इसी के साथ में मिस्टर सुखवीर राष्ट्रवादी एडवोकेट्स, आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। साथ साथ में शामसाद INS मीडिया सोल्यूशन और डॉक्टर जाकिर क्रैडल हॉस्पिटल से आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी।